हेडिंग डालिए भारत का भौतिक स्वरूप। पहला चैप्टर कंप्लीट हो गया था। ठीक है, एक और चैप्टर का नाम है भूआकृतिक प्रदेश। आकृतिक प्रदेश, जियोमॉर्फिक। मॉर्फिक। अब इस चैप्टर में पढ़ेंगे क्या हम? भारत का भौतिक स्वरूप में हम क्या पढ़ते हैं, या आकृतिक प्रदेश में हम क्या पढ़ते हैं? एक और नाम इधर लिखा है भारत का भौतिक स्वरूप, तो इधर लिख रहा है भू आकृतिक प्रदेश, जियोग्राफिक डिवीजन या जियोमॉर्फिक रीजन। पढ़ा क्या जाता है इनमें? इसमें भारत को हम फिजिकली देखते हैं। अभी केवल हमने इंट्रो देखा था इससे पहले वाले चैप्टर में कि भारत है क्या, उसको जाना था। अब हम फिजिकली देख रहे हैं कि भारत में क्या क्या है। तो अब भारत में देखो पठार भी हैं, पहाड़ियां भी हैं, पर्वत भी हैं, तो घाटियां भी है, मैदान भी है, किले भी हैं, तट भी हैं, और मरुस्थल भी है, और द्वीप भी है। सारी चीजें हैं कि नहीं? अगर मैं इन सबको एक नाम दूं कि कोई अंदर है, मतलब घाटी के रूप में है, कोई फिर झील के रूप में है, कोई फिर मैदान के रूप में है, कोई फिर तट के रूप में है, कोई फिर पठार के रूप में है, कोई फिर पहाड़ी के रूप में है, कोई फिर पर्वत के रूप में है। ये आपको देख रहे हैं, ये अलग अलग स्थलाकृतियां हैं। स्थलाकृतियों का मतलब होता है, स्थल मतलब लैंड, कृतियां मतलब उनका साइज। लैंड की साइज यहाँ अलग अलग है या नहीं है। इन्हें ज्योग्राफी में एक शब्द का उपयोग किया जाता है, टोपोग्राफी। काय का उपयोग किया जाता है? टोपोग्राफी। ये अलग अलग स्थलाकृतियों को क्या कहा जाता है? ये मत कहना भू आकृति कहा जाता है या भौतिक स्वरूप कहा जाता है। भौतिक स्वरूप, ये आपका भौतिक स्वरूप है। आप भी दिख रहे हो तो आपके भौतिक स्वरूप है ये, कि आपके नाक कैसी है, आंख कैसी है, मुंह कैसा है आपका, ये तो भौतिक स्वरूप हो गया। पर इन्हें एक एक को हम मिलाएंगे, जब मैं कहूं आंख, नाक, मुंह, दांत, चेहरा, हाथ, पांव, ये सब मैं एक एक करके बोल रहा हूं, तो इन सबको क्या कहेंगे हम? अंग है जी अलग अलग, ठीक है ना। तो अंगों के समूह को हम क्या कह देंगे? शरीर कह देते हैं, हाँ या ना? कहते हैं कि नहीं? और मैं डायरेक्ट में क्या बोल रहा हूं कि आपका भौतिक स्वरूप कैसा है, तो और बात अलग अलग हो गई कि नहीं? तो मैं कह रहा चैप्टर में हम पढ़ रहे हैं भौतिक स्वरूप, भू आकृतिक प्रदेश। पढ़ क्या रहे हैं उसमें? तो मैंने बताया सबसे ऊंचे से पर्वत, पहाड़ी, पठार, मैदान, घाटी, तट, झील, ये सब हम चीजें पढ़ रहे हैं इसमें। इन सबको क्या कहेंगे हम? टोपोग्राफी तो कह देते हैं, वो तो अलग अलग जगह पे हमने अलग अलग चैप्टर पे ही एक नाम से अलग पढ़ते हैं। टोपोग्राफी चैप्टर ही एक अलग पढ़ते हैं। फिर उसमें तो छोटी छोटी घाटियां, हवा द्वारा निर्मित घाटियां आ जाती है, पानी द्वारा निर्मित आ जाती है, बहुत सारी चीजें जाती हैं। पर मैं इनका बारे में बोल रहा हूँ आपको। ये इतने ऊंचे पर्वत है, फिर उनसे छोटी पहाड़ी है, फिर घाटी है, झीलें हैं, मैदान है, तट है, डेल्टा है, ये सब चीजें, इन्हें क्या कहेंगे हम? या ये कह सकता हूं मैं, या ये पूछना चाहूं मैं कि इन सबको हम किस माध्यम के द्वारा पढ़ेंगे? सुनना ध्यान से आप लोग। इन सब आकृतियों को मैंने कहा, देखो पर्वत होते हैं, क्या होते हैं? पर्वत। पहाड़ी होती है कि नहीं होती? अब पर्वत पहाड़ी क्या होती है ये अभी बताएंगे, ठीक है ना। ऐसा मान लो 2135 मीटर से जो ऊपर होते हैं वे पर्वत है। समझ में आया कि नहीं आया? 2135 मीटर से जो ऊंचे है वो क्या है? पर्वत है। ये मैं बताऊंगा कितने परसेंट है भारत पर, इनका परसेंट कितना है वो अभी देखेंगे हम, तो लगभग 10% के लगभग, ठीक है ना। 305 से लेकर
2135 तक पहाड़ी है, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं क्या, पठार। तो जो पठार आते हैं वो 305 से नीचे के आ गए, है ना, 100 से लेकर। और फिर आ जाते हैं इसके बाद मैदान। क्या जाते हैं, मैदान। तो मैदान मतलब प्लेन, तो प्लेन तो आप जानते ही हैं। फिर इसके बाद आ जाती है घाटी, वैली। क्या जाती है, घाटी। घाटी के बाद देखा जाए या मैदान के बाद देखा जाए, हम तट लिख लो, तट, कोस्ट, पूर्वी तट, पश्चिमी तट, ठीक है ना। फिर आ जाते हैं इसके बाद घाटी, फिर झील। तो आप देख रहे हैं जी, अलग अलग स्थलाकृतियां हैं कि नहीं है, हाँ या ना। इन सब स्थलाकृतियों को एक नाम से जानते हैं, उस नाम को कहते हैं हम क्या, रिलीफ। क्या कहते हैं, रिलीफ। हिंदी में कहते हैं उच्चावच। क्या कहते हैं, उच्चावच कहलाता है ये। क्या कहलाता है, उच्चावच। क्लियर है कि नहीं है, हाँ या ना। तो भारत एक ऐसा देश है जो बहुत सारी उच्च बच्चों का सम्मिश्रण है। बहुत सारे रिलीफ है यहाँ पर, जिनका मिक्सचर देखना है तो भारत को देखो, यहाँ हर चीज मिलेगी आपको। हर देश का मौसम भारत में है। यहाँ हिमनद भी है, मतलब ग्लेशियर भी है, यहाँ नदियां भी हैं, यहाँ गर्मी है, यहाँ ठंडा भी है, यहाँ ऊंचे पर्वत भी हैं, तो बहुत नीची घाटियां भी हैं, यहाँ मैदान भी है तो यहाँ तट भी है, यहाँ घाटियां भी है तो यहाँ झील है। जिसमें कहीं मत जाओ, भारत में जाओ, पूरा विश्व का स्वरूप मिलता है कहाँ पे, भारत में। समझ में आया कि नहीं आया। इसलिए सारी प्रकार की जलवायुआं भी भारत में पाई जाती है, इसलिए भारत सब देशों में सबसे महान है। किसी देश में जाओगे तो पता चला गर्म ही गर्म मिल रहा है, किसी देश में जाओ तो ठंडे ही ठंडे हो रहे हैं। भारत में जाओ तो सब देख लो, हो जाता है कि नहीं। आप जानते हैं भारत के ऊपर जाओ ठंडे ही ठंडे होते फिर रहे हो, भारत के नीचे जाओ तो गर्मी गर्म होते फिर रहे हो, हाँ या ना। लेकिन भारत एकमात्र एक ऐसा देश है जिसमें सारे मौसम है और सारी ऐसी जगहें हैं जो विश्व में कहीं भी आपको देखना चाहते हो, भारत में देख लो। बफर सिस्टम चल रहा है भारत में। क्या चल रहा है, बफर सिस्टम। मान लीजिए कोई यूरोप में ठंडे में जाना चाहता है बर्फ में, अपने कश्मीर में चले जाओ, हाँ या ना। कोई ये देखना चाहता है ठंडों में कि हम तो गर्म में चले, तो अपने थार में चले जाओ, हाँ या ना। तो जैसे में, और जो चाहता नहीं यार वो मिला जुला स्वरूप हो, आ जाओ मध्य प्रदेश में, हाँ या ना। कोई ये कहता नहीं पर्वतों पे रहना बड़ा पसंद है, पर्वतों वाली जिंदगी बड़ी मजेदार है, तो चले जाओ हिमाचल उत्तराखंड में रह लो। कोई कोई ये कहता है यार ठंड से तो बहुत हो गया, थोड़ा सा गर्म जानना हो, आ जाओ साउथ में। कोई ये कहता है कि समुद्र के किनारे अगर मकान होता तो मजा आ जाता, तो दो दहे तट अपने, पूर्वी तट और पश्चिमी तट। बताओ क्या नहीं है भारत में, सब प्रकार है कि नहीं है। ये तो मैंने आपको रहने वाले स्थान बता दिए, रहने वाले स्थान बता दिए। अगर कोई ये कहता है उसे कैसी जलवायु चाहिए, उस जलवायु के हिसाब से भी पूरा का पूरा है। भाई क्षेत्र है तो उनकी जलवायु भी तो अलग होंगी कि नहीं होंगी, हाँ या ना। झीलें भी कोई ऐसी नहीं है कि केवल एक ही प्रकार की झील है। तो कहाँ की झील में रहना है, खारे में डार में, गल्लेवा में तू, गर्म भी है हमारे पास और भयंकर मिश्रण है। जहाँ सबसे ज्यादा ठंडा क्षेत्र है वहां सबसे ज्यादा गर्म झील भी है हमारे पास। जहाँ सबसे ठंडा प्रदेश है, ठंडा अब प्रदेश मान लीजिए जम्मू कश्मीर सिक्किम वगैरह है, तो आप जानते हैं यहाँ हमारे पास गर्म पानी की झील भी है। कौन सी झील है, एक तो भूल जाते हो तुम, पता ही नहीं है तुम्हें। कौन बताएगा, हाथ ऊपर करें। गर्म पानी की झील, क्या हाल है, भूल गए। हाँ बताइए, घाटी हिमाचल में है लालू, कहाँ पर है, हिमाचल में। और आप जानते हैं कि अगर हम उड़ीसा और इधर चले जाएं तो कौन सी मिल जाती है, कौन सी मिल जाती है, खारे पानी की, है या ना। खारे पानी की झील जानते हैं वो कैसी झील है, तटीय झील है। कैसी है, सब प्रकार की झीलें नहीं भगवान ने। कोई कह रहे जो समुद्र लगा इसलिए खारा आ गया, आ जाओ तो अंतरजात झील देख लो, इनर झील देखे, इनर लेक देख लो ना, राजस्थान में सामर झील, हाँ या ना। सब है कि नहीं है, सब चीजें हमारे पास।
ऐसे देश में रहते हैं हम। सारी चीजें मिलती हैं कि नहीं। और ये सारी स्थलाकृतियों को एक नाम दिया जाता है क्या, उच्चावच। उच्चावच को मैंने बताया विभिन्न प्रकार की स्थलाकृतियों का मिश्रण को क्या कहते हैं, उच्चावच कहते हैं। समझ में आया ना। इसमें तुम्हारे पास पर्वत भी है, तुम्हारे पास पहाड़ी भी है, तुम्हारे पास पठार भी है, तुम्हारे पास मैदान भी है, तुम्हारे पास घाटी भी है, तुम्हारे पास झीलें भी है, तुम्हारे पास समुद्र भी है, तुम्हारे पास सब है कि नहीं है, हाँ या ना। क्लियर हुआ कि नहीं हो। अब अगला क्वेश्चन ये आता है कि तुमसे वो पूछ सकता है कि महाद्वीपों को कौन से उच्चावच में शामिल किया जाता है, महासागरों को कौन से उच्चावच में शामिल किया जाता है, कॉन्टिनेंट जो रहते हैं या ओशियन रहते हैं इन्हें कौन से रिलीफ में, कौन से ऑर्डर में शामिल किया जाते हैं, कौन से रिलीफ ऑर्डर में शामिल किया जाता है। जो पूछता है डेल्टा को कौन से रिलीफ ऑर्डर में शामिल किया जाता है, कौन से उच्चावच श्रेणी में रखा जाता है, ये क्वेश्चन बन जाएंगे आप। वो यही पूछ सकता है रिलीफ कितने प्रकार के होते हैं, कितने वर्गों में बांटा गया है, उच्चावचों को कितने वर्गों में बांटा गया है, रिलीफ के टाइप कितने होते हैं, ये क्वेश्चन बन जाएगा। समझ में आ रहा है कुछ, कब पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन क्या पढ़ा रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान। संविधान को कितने भागों में बांटा गया है, तो है इसलिए नींद से जगाने पड़ते हैं, तो उल्टा देते। हाँ तो क्या पूछ रहे हैं हम, उच्चावचों को कितनी श्रेणी में बांटा गया है, कितनी में, कौन बताएगा। हम्म, 3 वर्गों में बांटा गया है, कितने भागों में, 3 में। और थोड़ा सा उसके बारे में बता देते हैं। कितने में बांटा गया है, 3 में, कितने में, 3 में बांटा गया है। 3 टाइप ऑफ रिलीफ। अभी कौन कौन से होते हैं, ये लालू देखो थोड़ा। एक होता है प्रथम श्रेणी, मतलब कि कह सकते हैं फर्स्ट ऑर्डर। दूसरा होता है द्वितीय श्रेणी, तीसरा हो जाता है क्या, तृतीय श्रेणी, सेकेंड ऑर्डर हो गया, ये थर्ड ऑर्डर हो जाएगा। ठीक है ना। अब बात आती है प्रथम श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया जाता है। तो प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं, प्रथम श्रेणी के जो उच्चावच होते हैं इनमें महासागर, ओशियन और महाद्वीप कॉन्टिनेंट, इन्हें शामिल किया जाता है। किस किस को, ओशियन और कॉन्टिनेंटों को शामिल किया जाता है काय में, प्रथम श्रेणी फर्स्ट ऑर्डर उच्चावचों या रिलीफ में। क्लियर है। इनमें अपन मुझे लगता है इतना तो सब जानती ही, तुम जानती हो महासागर कितने हैं, 8 के 10 नहीं है। महासागर जानो, नाम जानो एक आध का, देख रही है कितने होते हैं, नो 5 है नहीं, है नहीं, कितने होते हैं, 5। कितने होते हैं, 5। महाद्वीप लाल कितने होते हैं, क्या कितने महाद्वीप होते हैं, 7। 7 महाद्वीप। तो प्रथम श्रेणी के उच्चावच में किसे शामिल किया जाता है, समझ में आया कि नहीं आया। अब ये तो हो गए द्वितीय श्रेणी के जो रिलीफ होते हैं, सेकंड ऑर्डर का जो रिलीफ होता है उसमें किसको शामिल किया जाता है। और सबसे बड़ी बात ध्यान देखना कि द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण कैसे होता है, मेन तो ये है क्या, द्वितीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण कैसे होता है।
सेकेंड ऑर्डर की रिलीफ है कि कैसे जनरेट होते हैं, कैसे इनका फॉर्मेशन होता है, कैसे इनका निर्माण होता है, क्या बता पाएंगे? इनका निर्माण होता है अंतर्जात बल से। कौन से बल से? अंतर्जात बल से। अंतर्जात बल। एंडो जेनेटिक फोर्स, इससे इसका निर्माण होता है। किससे? एंडोजेनेटिक फोर्स। अब बात ये होती है कि पहला तो एग्जाम्पल बाद में, पहले अंतर्जात बल का होता है। नाम से इतना तो समझ में आ रहा है कि अंतर्जात मतलब अंदर से बल लगे, लेकिन अंदर से बल कहाँ लगे, कौन लगाए, कैसे लगेगा? बात मेरी समझ में आ रही है कुछ? नहीं आ रही है? हाँ या ना? जैसे ही मैं आपको इसके बारे में समझाऊंगा एग्जाम्पल आप ही दे देंगे। देखो मैं पहले एग्जाम्पल दे दूं तब भी आपको चीज समझ में नहीं आएगी कि क्या है ये, लेकिन मैं पहले समझा देता हूं एंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है, तो एग्जाम्पल आप अपने आप ले आएंगे। ठीक है ना? हिंदी में कहते हैं अंतर्जात बल और इंग्लिश में कहते हैं क्या? एंडोजेनेटिक फोर्स। समझ में आए ना? ये भी आपका एकमात्र क्वेश्चन है इतना सा भी, एंडोजेनेटिक फोर्स क्या होता है, अंतर्जात बल क्या होता है, पूछ सकता है वो कहां से उत्पन्न होता है। देखो चालू चाहे तुम्हारी पृथ्वी पृथ्वी है, ये में कोर क्या होता है, और जो होता है क्रस्ट, और जो होता है मेंटल, क्या होता है? मेंटल। मेंटल जानो, मेंटल में क्या दिक्कत है? नहीं मेंटल दिक्कत है, मेंटल में क्या है? मेंटल में विभिन्न प्रकार की चट्टानें हैं, हाँ या ना? और ये चट्टाने में क्या हो रहा है, ऊपर से यहां से फोर्स लग रहा है या प्रेशर लग रहा है। क्या लग रहा है भाई? कोई चीज में आपको बंद कर दिया आप, वो हमें अंदर अपने आप तापमान बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो यहाँ टेम्परेचर भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? टेम्परेचर भी बढ़ रहा है, हाँ या ना? टेम्परेचर बढ़ रहा है तो उसके अंदर प्रेशर भी बढ़ रहा है। क्या बढ़ रहा है? प्रेशर, तो प्रेशर भी इंक्रीज हो रहा है। इतना ताप बढ़ता जा रहा है, इतना प्रेशर बढ़ता जा रहा है, तो ये चट्टाने क्या हो गई? पिघल गई। चट्टाने क्या हो गई? चट्टाने पिघल गई। ये पिघली हुई अवस्था में है मेंटल, अब पिघल गई और टेम्परेचर भी जा रहा है। किसी चीज को गर्म करोगे, तुम जानते हो वो चीज गर्म होगी और एनर्जी रिलीज करेगी क्या? तो ये बताओ, ये गर्म भी हो रही है और प्रेशर भी जाता, आप फोर्स लगाते जा रहे हैं, तुम जानते हो किसी चीज में आप प्रेशर लगाओ तो एकदम ब्लास्ट होता है कि नहीं? मतलब जो एनर्जी जनरेट होती है वो बाहर निकलने के लिए बेताब हो जाती है, हाँ या ना? तो आप जानते हैं जब इस पे इतना टेम्परेचर जा रहा है और इतना प्रेशर जा रहा है तो एनर्जी तो निकलेगी। ओ हाँ। अब देखना, ऐसा मान लो कि पृथ्वी में यहाँ पे परत पतली पड़ गई, तो ये सारी एनर्जी अब यहां से निकलने को चालू हो जाएगी कि नहीं? अब ये जहां से निकलेगी तो ये सब एक दूसरे में धक्का देंगे, अपने आप इसमें गति उत्पन्न हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, हाँ या ना? अब गति उत्पन्न हो जाएगी और यहां से एनर्जी रिलीज हो रही है इस तरीके। तो हम ये देखते हैं कि ये जो रिलीज होती है ये मैग्मा होता है जो पिघली हुई अवस्था में होता है और ये लावा के रूप में बाहर निकलता है, हाँ या ना? कि नहीं निकलता है? निकलेगा ही कि नहीं निकलेगा? अब कहीं कम, कहीं ज्यादा, कहीं बहुत ज्यादा, ऐसा ही निकलेगा कि नहीं? और फिर इकट्ठा होगा, इकट्ठा होगा तो काय का रूप धारण कर लेगा, काय का? घबरा से तो रहे होंगे, लाल काय का? तो क्यों देख रहे हैं मुझे? मैं ये कह रहा हूं आपसे कि आप यहां से ये निकल रहा है ये सब, ठीक है ना? ठंडो के ऐसे जम जाएगा वो, तो क्यों से लगे वो? पर्वतों जैसा लगेगा, पहाड़ी जैसा लगेगा, पिघल के बह गया तो मैदान जैसा दिखेगा कि नहीं? तो काय का निर्माण हो रहा है? पर्वत का निर्माण हो रहा है। दूसरा, पहाड़ का निर्माण हो रहा है। तीसरा, मैदानों का निर्माण हो रहा है। काय का? मैदानों का निर्माण हो रहा है कि नहीं? हाँ या ना? तो समझ में आया ना? इनमें जो इन्हीं कहते हैं हम समन्वयनीय धाराएं, कन्वेंशन वेव्स। कौन सी?
तो मेंटल में कौन सी वेव्स चलती है? कन्वेंशन, संवहनीय धाराएं चलती हैं। क्यों चलती है आपको समझ में आ गया? क्योंकि इनके ऊपर टेम्परेचर भी लगता है, इनके ऊपर प्रेशर भी लगता है। इसके कारण इनमें जो जो चट्टान है वो पिघली हुई अवस्था में पहुंच जाती हैं और फिर एनर्जी जनरेट होते हैं। इन दोनों का परिणाम निकलता है कि ऊर्जा का निर्माण, एनर्जी जनरेट होती है। ये एनर्जी फिर बाहर निकलने के लिए रहती है। इसके कारण इनमें संवहनीय धाराएं उत्पन्न हो जाती हैं, कन्वेंशन वेव्स उत्पन्न हो जाती हैं। और जब ये बाहर निकलती हैं तो इनके कारण पृथ्वी में विभिन्न प्रकार की कृतियां देखने को मिलती है, जिनका नाम है क्या? पर्वत, पहाड़ और मैदान। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप मुझे बताइए, इनमें जो फोर्स उत्पन्न हुआ जिसके कारण ये भार हुआ, इसी का नाम है क्या? एंडोजेनेटिक फोर्स। क्या आपको ये समझ में आया कि नहीं? हाँ कि ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? नहीं आ रहा समझ में? आएगा ना आएगा तो हम कल ले जाएंगे, नहीं वैज्ञानिक तो खुद की व्यवस्था में बाहर निकलो। समझ में आया कि नहीं आया? क्लियर हुआ? ये पढ़ रहे थे अंतर्जात बल। एग्जाम्पल क्या हो गए? पर्वत, पहाड़, मैदान। अब आप बताइए, ये आपको अब समझ में आ गए? अब इनका निर्माण कैसे होता है ये भी समझ में आ गया, अंतर्जात बल समझ में आ गया। अगला क्वेश्चन यहीं से बन जाता है। अगर ऐसा ही सब होता रहा तो पृथ्वी तो अनबैलेंस हो जाएगी ना, कि नहीं? तो फिर बैलेंस करने के लिए कौन सा बल है? हम बैलेंसिंग फोर्स भी कह सकते हैं। लालो तुम्हारे जहां हाथ पे हमने वजन धरा था गए, तुम ऐसे ही खड़े रहोगे का? कुछ तो होगा। हाँ, नीचे हो जाए हाथ, हाथ नीचे हो जाए, बांध देंगे जाते जब अगले, जाते जब अगले बांध देंगे। अब भी नीचे चलो जाए फिर, लाल ऐसे नहीं हो जाओगे कि नहीं? जब आप पानी हेडपंप से भरते हैं तो फिर आप कैन उठाकर ले जाते हैं, तो फिर ऐसे जाते हैं कि नहीं जाए? ऐसे करके जाए कि नहीं जाए? है ना? लगती है कुछ ऐसे ही कि नहीं? लेकिन आप जानते हैं एक कैन जब अगले दे दो तो ऐसे हो जाते, चले जाते कि नहीं? आप सही जा रहे हैं हम। तो आप बताइए, बैलेंसिंग का काम तो इस हाथ ने किया कि नहीं? ये हाथ ने तो अनबैलेंसिंग का काम कर दिया कि नहीं? तो बैलेंसिंग करने का काम तो इसने किया, तो इसे कहेंगे बैलेंसिंग कैन। क्या नाम होगा? अब आप ऐसा कर रहे हो, एक कैन का नाम हो गया अनबैलेंसिंग कैन और एक का नाम हो गया बैलेंसिंग। घर में नाम लाओ अनबैलेंसिंग कैन दी, समझ जाएंगे घर वाले एक कैन मांग रहा है। समझ में आया कि नहीं आया? और जैसे ही आपने कहा बैलेंसिंग कैन देना, समझ जाएंगे दो ही मांग रहा है। तो बेहतरीन कोड वर्ड है। तो आप ऐसे जाओगे, चाहे कितना ही वजन हो, ऐसे ही जाओगे कि नहीं? भले ही ऐसे हो चले जाओ तुम, लेकिन जाओगे तुम ऐसे ही, सीधे होके जाओगे कि नहीं? मतलब आपका शरीर रहेगा ऐसा कैसा, भले ही ऐसे ऐसे होके जा रहे हो, पर है ना बैठ के लेकिन एक होगी तो ऐसे जाओगे, वजन होता जाएगा और हो जाएगा, नहीं चल रहा जो डर में। यही होगा कि नहीं होगा? ऐसी तो पृथ्वी में एक तरफ से आपको एंडोजेनेटिक फोर्स लग रहा है जिसके कारण इस तरह कृतियों का निर्माण हो रहा है, तो एक तरफ दाब उत्पन्न हो रहा है कि नहीं हो रहा है? मतलब पृथ्वी पे वजन आ रहा है कि नहीं? तो बैलेंसिंग कौन कर रहा है? कुछ समझ में आ रहा है जो क्वेश्चन पूछ रहे हैं? यही छोटे छोटे क्वेश्चन तो हमारे पेपर के रहते हैं। और ये काय से उत्पन्न हो रहा है? या तो इन्हें याद करो भयंकर, पता चला 2 दिन बाद भूल गए, या फिर इतने अच्छे से समझ लो, याद करने की जरूरत ही ना पड़े। जब एक से समझा रहे कि अनबैलेंसिंग हो रहा है तो समझ जाओ द्वितीय श्रेणी के हो रहे हैं वो। और उनका नाम है क्या? कौन सा फोर्स है वो? कौन सा फोर्स है? अंतर्जात बल। कौन सा? एग्जाम्पल भी तुम्हें अब अपने आप समझ में आ गए, पर्वतों को कैसे। अब बात है कौन सी, कि पहाड़ बन गो जहां, हाँ या ना? तो तुरंत बैलेंसिंग चाहिए कि नहीं चाहिए? हाँ या ना? तो आपने देखा होगा जहां पर्वत है वहां घाटियां भी हैं, जहां पर्वत है वहां घाटियां हैं कि नहीं है? तुम्हारे मध्य प्रदेश में घाटियां नहीं है, और जहां है पर्वत उतने वहां पे है पहाड़ियां, पर अधिकतर मैदानी क्षेत्र है, मालवा का पठार है ये अपना, ठीक है ना? तो यहाँ लग रहा है कि ये पूरा का पूरा समतल मैदान है, पूरा का पूरा उपजाऊ कहलाता है कि नहीं? गेहूं की डलिया कहलाता है कि नहीं कहलाता? ओ हाँ। लेकिन जैसे हम भारत में उत्तर की ओर चले जाएं
नॉर्थ साइड चले जाएं ऊपर की ओर, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, हिमाचल चले जाएं, तो आप जानते हैं पहाड़ी पहाड़ी क्षेत्र, घाटियां भी सबसे ज्यादा देखने को मिलती है कि नहीं मिलती? हाँ या ना? उन घाटियों का निर्माण भी किसी वजह से ही हुआ होगा ना। जब पर्वतों का निर्माण किसी वजह से हुआ, तो घाटियों का निर्माण भी किसी वजह से हो ही रहा होगा कि नहीं हो रहा होगा? किस वजह से? उस बल का नाम कहलाता है बहिर्जात बल। कौन सा? बहिर्जात बल, एक्सोजेनेटिक फोर्स। कौन सा? एक्सोजेनेटिक। और जैसे ही ये बल आता है तो इसी का नाम हो जाता है बैलेंसिंग फोर्स। क्या जाता है? और जैसे ही इसका नाम आता है तो वैसे ही बन जाता है तृतीय श्रेणी के उच्चावच। कौन से? तो तृतीय श्रेणी के उच्चावचों का निर्माण हुआ है काय से? बहिर्जात बल से। काय से? बहिर्जात बल। ठीक है ना? अब काय का निर्माण होगा इनसे? इनसे निर्माण होगा, देखो, घाटी का। काय का निर्माण होगा? घाटी का। अब यार बता ही दिया तुम्हें, पहाड़ है तो घाटी बनेगी ही बनेगी। हाँ या ना? नहीं बनेगी? पूछ रहा हूं, बनेगी कि नहीं बनेगी? हाँ या ना? घाटी बनेगी, इसी से आपकी झील बन जाएगी। क्या बन जाएगी? झील बन जाएगी। इसी से आपके डेल्टा बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? डेल्टा बन जाएंगे। इनका निर्माण हो गया। समझ में आया? इसी से ये मान लो तट का निर्माण हो जाएगा। क्लियर हुआ? पार्ट हुआ? नहीं जा पा आया कि नहीं आया समझ में? क्लियर हुआ? समझ में आया? पृथ्वी को बैलेंस करने वाले दो फोर्स हैं, एक का अंतर्जात बल है और इसका बहिर्जात बल है। ठीक है ना? दोनों कहां बनते हैं? अब जे कहां बनता है? ये कहां बनता है? मेंटल में। कहां बनता है? जे कहां बनता है? क्रस्ट पर, पृथ्वी की सतह पर। काय बनेगा? पृथ्वी की सतह। और पृथ्वी का सरफेस जो रहता है वो क्या नाम से जाना जाता है? क्रस्ट। तो वहां निर्माण होता है इनका। ओ हाँ। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? और इसी बल के कारण भी देखिए आप, ये द्वितीय श्रेणी का जो बताया तुम्हें अंतर्जात बल, सम्मेनीय धाराएं चलने लगी, कन्वेंशन वेव्स चलने लगी, तो अब नीचे चट्टाने पिघली हुई अवस्था में बह रही हैं। अब इनके ऊपर जो चीज रखी होगी वो बहेगी कि नहीं बहेगी? पूछ रहे हैं आपसे। हाँ या ना? हम जानते हैं पृथ्वी जो है वो प्लेटों से बनी है, तो इसका ये मतलब है कि प्लेटें चल रही हैं। हाँ या ना? और इन्हीं प्लेटों के चलने से देखो क्या हुआ, इसका सबसे बड़ा एग्जांपल समझा रहे हैं आपको कि एक थी यूरेशियन प्लेट और एक थी इंडियन प्लेट। एक थी यूरेशियन प्लेट, एक थी इंडियन प्लेट। दोनों पास में आई, टकराई और हिमालय का निर्माण हो गया। तो कौन से बल से हो गया? अंतर्जात बल से। और प्लेटों को चलाने का काम कौन कर रहा है? तो इसका भी आंसर मिल गया, क्या? सम्मेनीय धाराएं, कन्वेंशन वेव्स। हम कहते हैं कि हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, हिमालय की ऊंचाई बढ़ती जा रही है, इसका मतलब प्लेटें टकराती जा रही हैं। बात आ जाती है प्लेटों को चला कौन रहा है? तो अब आपको समझ में आएगा प्लेटों को चला कौन रहा होगा? कौन सी धाराएं? और सम्मेनीय धाराएं कहां उत्पन्न हो रही है? मेंटल में ही क्यों उत्पन्न हो रही है? क्यों? चट्टाने चट्टाने पिघली अवस्था के साथ साथ जब दो फोर्स काम कर रहे हैं, एक उच्च तापमान है और उच्च प्रेशर है। हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर के कारण इनमें एनर्जी जनरेट हो रही है, और एनर्जी बाहर निकलने के लिए तैयार रहती है। बाहर तो निकलेगी, एनर्जी बनेगी, तो उसके ही कारण में क्या धारा उत्पन्न हो जाती है। क्लियर है कि नहीं है? हाँ या ना? वर्ल्ड ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ के आए, अगर आपको ध्यान हो तो। जब हमने पूरा का पूरा इसको प्लेट टेक्टोनिक्स पढ़ा था, मैंने उसमें पूरा पढ़ाया है इसको, अगर आपको थोड़ा बहुत भी ध्यान आ रहा होगा तो धन। ठीक है ना? नहीं आ रहा तो अभी भी समझा दिया। अभी भी हमें हिमालय की उत्पत्ति देखेंगे, सब चीजें आएंगी हमारे सामने। क्या आपको ये बांटना पूरा समझ में आया कि नहीं आया? अब इसमें आपको देखो कौन कौन महासागर महाद्वीप वर्ल्ड में चले गए, जो हाँ वहां पढ़े जाते हैं। ठीक है ना? अब ये सारी चीजें आप देख रहे हैं, इनको हम पढ़ेंगे। ठीक है ना? स्टार्ट करेंगे काय से हम? पहले हम ये बांटेंगे, हमारे भारत को में कितने भूआकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं? क्या भारत में कितने भूआकृतिक प्रदेश पाए जाते हैं? इतना तो समझ में आ ही गया होगा।
तो इस चैप्टर में एक और नाम मेन है उच्चावच। आज मुझे लगता है उच्चावच के बारे में क्लियर हो गया होगा कि क्या होता है रिलीफ। हाँ कि ना? कोई कैसे ही पूरे उच्चावच नाम आएगा समझ जाओगे कि नहीं? पूरा समझ जाओगे ना कि का बन जाता है जैसे? किसी को डाउट? डाउट नहीं। भारत का भौतिक विभाजक या भारत का भौतिक विभाजन, ठीक है ना, कौन कौन सा है? देखिए, उत्तर व उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। क्या? अब जो हमने अभी हाल पढ़ के पढ़ के आए ये पर्वत, तो भारत में पर्वत कहाँ कहाँ पर है? तो हम देखते हैं कि भारत में जो पर्वत है वो हम जानते हैं नॉर्थ में है और इधर ईस्टर्न में। तो ये पूरा का पूरा पर्वतमाला कहलाती है कि नहीं कहलाती है? इसे कहीं कहीं किताब में लिखा है कि उत्तर के पर्वत, हमने पढ़ दिया क्या? उत्तर और उत्तर पूर्वी पर्वतमाला। कोई दिक्कत है नहीं? समझ में आई गया होगा? हाँ या ना? क्लियर? देखो मैंने बताया ना, जब पर्वत है वहां घाटियां तो भई बनेंगे, उसे नीचे वाला भाग जो होता है वो मैदान हो जाता है। क्या हो जाता है? मैदान हो जाता है। तो अगला आ जाता है क्या? उत्तर के मैदान। काय के मैदान? उत्तर के मैदान। क्लियर है कि नहीं है? तो ये उत्तर के मैदान हो गई, देख रहे हैं? ये जो नीले कलर में दिख रहे हैं ये पर्वत हो गए, ये वाले पर्वत हैं, ये पर्वत हो गए, ये मैदान हो गया यहां से आता। देखो जहां पर्वत जहां मैदान मिलेंगे ही मिलेंगे। ये जो आप जानते हैं भारतीय मरुस्थल, ये भारतीय मरुस्थल हो गया, दिख रहा होगा आपको, रेत जैसा कलर। द थार मरुस्थल, द थार डेजर्ट हो गया कि नहीं हो? हाँ या ना? भारत का महान रेगिस्तान, नाम है उसका क्या? थार मरुस्थल। फिर कहलाता है प्रायद्वीपीय पठार। कौन सा? प्रायद्वीपीय पठार, पेनिसुलर प्लेट्यू, ये कहलाता है। पूरा का पूरा सबसे बड़ा जो आपको दिखता है क्या है? प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है ना? फिर आ जाता तटीय मैदान, तो ये तटीय मैदान है, दिख रहे हैं आपको? तटीय मैदान, वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट, पश्चिमी घाट, पूर्वी घाट, तट हो गए। फिर आ जाए भारत के द्वीप समूह, इतद्वीप और इतद्वीप। कितने भागों में बांट दिया है? लालों किसी किसी किताब में 4 दिए हैं, किसी में 5 दिए हैं, किसी में 6 दिए हैं। मान लो जो ही क्वेश्चन पेपर में आ गया, ऑप्शन में 3 भी लिख रहा है, नहीं ऑप्शन में 4 भी लिख रहा है, ऑप्शन में 5 भी लिख रहा है, ऑप्शन में 6 लिख रहा है, एक ऑप्शन में 7 भी लिख रहा है, हम किस आधार पे क्या लगाएंगे? हमारे लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन रहेगा, वो रहेगा 6। क्यों रहेगा 6? सर तुमने पढ़ा दो, 5 पढ़ा देते, चाय बजा, बेंच बजा लूं। क्यों? क्योंकि एनसीईआरटी जो है उसके हिसाब से 6 भाग हैं, कि हम क्या पढ़ रहे हैं? 6। क्योंकि हमारा पेपर काय के आधार पर बन जाता है। तुम समझदार बहुत हो। पहला कौन सा है? अब जिन्हें याद मत करो है ना, इन्हें थोड़ा सा इमेजिंग करिए, आपके सबसे ऊपर क्या मिलेंगे? उत्तर पर्वत मिलेंगे। धन्य देवताओं, सबसे ऊपर भारत में क्या है? क्या है? पर्वतों के नीचे हमेशा तुम्हें मैदान ही मिलेंगे। क्या मिलेंगे? मैदान। क्या मिलेंगे? क्योंकि पर्वतों से नदियां निकलती हैं, और हमारे इधर जो पर्वत है आप जानते हो बर्फीले पर्वत है, नदियां तो निकलनी ही निकलनी है। पानी लाएंगी कि नहीं लाएंगी? पानी के साथ मिट्टी आएगी कि नहीं आएगी? और जब वो पर्वतों से नीचे उतरेगी तो फैलेगी कि नहीं फैलेगी? और फैलेगी तो मिट्टी फैलाएगी कि नहीं फैलाएगी? और मिट्टी फैल गई तो कब बन गया? मैदान। यही होता है कि नहीं? इसलिए विशाल मैदान का निर्माण हो गया क्योंकि उसे विशाल नदियां निकलती हैं। ये मैदान कहीं पूछे कि काय से बन गया, तो आप कह देना सिंधु गंगा उत्कल। क्या? उत्तर नहीं, उत्कल। जनगण मन पढ़ा है? उत्कल आता है शब्द? हाँ या ना? अब पढ़ाएंगे भाई उत्कल। तो सिंधु नदी का मैदान भी यही है, गंगा नदी का मैदान भी यही है, यही उत्कल का मैदान है। समझ में आया कि नहीं आया? तो वो सब पढ़ेंगे हम। फिर आ जाता है इसमें मरुस्थल, अलग भाग है। हाँ या ना? तो डेजर्ट आ गया, पूछते जाना है सबसे ऊपर क्या आया है? पर्वत के नीचे क्या जाता है? अब मैदान आ गया। अब मैदान में देखो इधर जाते हैं हम, पता है राजस्थान है, राजस्थान में क्या है? मरुस्थल है।
हाँ या ना। और आप नीचे गए तो क्या भाग है, तीन ओर से पानी से घुरा हुआ भाग है, जिसे क्या कहते हैं, प्रायद्वीपीय। क्या कहते हैं। और आप जानते हैं कि दोनों तरफ समुद्र है, या मान लीजिए तीन तरफ समुद्र है, नीचे भी इंडियन ओशन है ना, तो आप जानते हैं समुद्र के बगल में क्या होता है, तट। क्या होता है, तट। और समुद्र है तो उनमें आप जानते हैं द्वीप होते ही हो गए, याद हो गए, बस पूछ लो है ना। सबसे ऊपर, सबसे ऊंचा पर्वत, फिर उनके नीचे, फिर फिर हाँ प्रायद्वीप, घबरा से कहा जाता है यार। फिर है तटीय मैदान, फिर कितने हो गए, घबरा भयंकर हो तुम। कचू तुम बोलते नहीं, कसमें खा के आए हो का, तुम नींद रही हो, नहीं बोलो। जी देखो जी, तो हमें पता रहता ना, रट रहे हैं भयंकर, ऐसो ऐसो करने याद माने, ऐसो ऐसो कराओ तो याद। अब आप जानते हैं कि एक तरीके से हम पूरा का पूरा सोच सकते हैं कि भारत में कैसे भागों में बांटा गया है और क्यों बांटा गया, ये भी आपको समझाएं, ये रट रही है। हमने तटीय, तटीय क्षेत्र का भी कह रही, तटीय सीमा कह रही है। सीमा तो पिछले चैप्टर में पढ़ा है कि नहीं, कितनी और कितनी नहीं है, हाँ कहना। सबसे ऊपर पर्वत हो गए। अब इतने की इमेज बन जाए, जम्मू कश्मीर है, उत्तरांचल है, हिमाचल है, सिक्किम है, अरुणाचल है, ये सारा पर्वतीय क्षेत्र है। अब तुम्हारा इतना इमेज ना हो पाए तो कुछ नहीं है कि तुम्हारा मतलब पढ़ने का, ज्योग्राफी पढ़ने का क्या मतलब है कि इतना सोच ही नहीं पा रहे कि भारत कैसा है। क्या है पहला, फिर उसके नीचे क्या आते हैं, मैदान आ गए। क्यों आ गए मैदान, ये भी मैंने समझा दिया आपको, हाँ है ना। फिर बगल में क्या है, मरुस्थल है। इनके नीचे क्या है, क्या नाम है, प्रायद्वीप। अब यहाँ प्रायद्वीपीय का मतलब भी बता दिया आपको, तीन ओर से घिरी हुई भूमि को क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। तो घिरा हुआ है कि नहीं, एक तरफ अरब सागर है, एक तरफ बंगाल की खाड़ी है, नीचे इंडियन ओशन है, तो तीन ओर से घिर रहे हैं कि नहीं घिर रहे हैं। तो प्रायद्वीपीय पठार का निर्माण हो रहा है। और समुद्र के बगल में क्या होता है, और समुद्र में क्या होता है, तो याद ना हो पाए तो हम क्या करें, और याद करेंगे तो और बताओ कितना बुरा लगेगा। तुम हो गए, बोलियो, हदीप, देख रहे हो कोई महाद्वीप, द्वीप और महाद्वीप में अंतर होता है कि नहीं होता, जानती हो, द्वीप और महाद्वीप में अंतर, द्वीप महाद्वीप में अंतर नहीं जाने यार, कौन बताएगा अंतर, द्वीप महाद्वीप में अंतर। जमीन का छोटा टुकड़ा जो चारों ओर से पानी से घिरा हुआ होता है उसे क्या कहते हैं, द्वीप। और जमीन का बहुत बड़ा टुकड़ा जिसमें बहुत सारे देश उपस्थित होते हैं उसे क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। क्या कहते हैं, महाद्वीप कहते हैं। समझ में आया, अब भूल जाओ। जैसे पेन लाएंगे हम, वो एक फिल्म में देखा था हमने, कौन सी थी, ब्लैक एंड व्हाइट फिल्म थी हॉलीवुड की, हम कहा ऐसे एक पेन देते हो, उन्हें पहले समझा देते और फिर उन्हें लग जाए अरे नहीं 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 जाए तो भलान चाहिए, सुबह पेन कर जाए तरफ देखिए, और कैप खोल देते तो भूल जाते हो सब, यदि तुमने सिंह कर दी करेंगे। हमें पता है ना तुम भूल जाओगे इसलिए कह रहे हैं हम, हमें बुला देते ना, याद हो गए। ये देखिए इस तरीके से इनका पूरा का पूरा भारत में स्वरूप है, किस तरीके से बटा हुआ है भारत। क्लियर हुआ लालो, अब थोड़ा ये समझिए, मैंने बता दिया आपको। 10.7% भारत पर 2135 मीटर से ऊंचे पर्वत स्थित हैं। मतलब जिन पर्वतों की ऊंचाई, पर्वत किसे कहें, जो 2135 मीटर से ऊंचे जो उच्चावच है उन्हें हमने क्या नाम दिया है, पर्वत। और 2135 मीटर से ऊंचे जो पर्वत है वे भारत में कितने परसेंट है, 10.7%। 10% भी याद रख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, कोई तुम्हें नहीं मारे वो, ठीक है ना। 305 से 2135 मीटर के जो है उन्हें हम पहाड़ियां कहते हैं, और पहाड़ियां भारत में कितनी है, आप जानते हैं हमारे पीएससी हो चाहे कोई सा पेपर हो, सब में इनका परसेंट पूछ लेते हैं। समझ में आया कि नहीं आया, सब में परसेंट, शायद इस बार पूछा गया था कुछ ऐसा, मुझे ध्यान आ रहा है, कोई सा पूछा गया, जो भी पूछा गया मुझे ऐसा ध्यान है, शायद कुछ पूछा है था, नहीं पूछा तो बढ़िया है, आप पूछ लेंगे, अपने याद कर लेते हैं। पठार 27
7% भाग पर क्या है? पठार प्लेट्यू, ठीक है ना। मैदान 43%। कितने? तो भारत में सबसे ज्यादा क्या है? फिर देख ले लाल, इतने देख के कहते यार कंफ्यूज हो रहा हूं। देखो यार तो सामने सबसे ज्यादा क्या है? फिर और फिर पर्वत किसे माना? ऊंचे हैं भाई, 2135 से ऊंचे हैं, ऐसे कह दूंगा 2135 से ऊंचे हैं, समझ में आया ना। पहाड़ियां के जो 2135 से नीचे है उन्होंने कहा, और मैदान किसी का जो ऐसे है जो ऐसे है भी क्या है? मैदान जो ऐसे है भी क्या है? पहाड़ियां जो 2135 से ऐसे जा रहा है भाई। वाह, देख रहे हैं आप, कहीं जो मैदान है सब जो ऐसे है वो है कहीं पठार, जो तनक पड़ गया चाहे पहाड़ी, और जो बहुत होगा वो ऐसे कहने की जरूरत नहीं है। एक्सप्रेशन ही इतने खतरनाक है हमारे, समझ में आया कि नहीं है? यार दर्शा दिए कि नहीं? एक बार क्या कहे नहीं कर कहे, सब क्या बोलते हैं हम, करके भी बता देंगे। समझ में आया? 2135 से ऊंचे क्या है ये? 2135 से नीचे क्या है ये? पहाड़ी। और 305 से नीचे के मैदान के पठार। पठार भी तो कह लू पहले है तुम का है जी, जो तुम लोग का है जब पहाड़ी है ये पर्वत है कि पठार है? का है जी, पठार है कि नहीं है? ये तुम्हारी का है, मैदान है कि नहीं है? हाँ के ना? तुझे का है? मैदान है। जब थोड़ी सी पहाड़ी जहाँ पे जी का है जी, पठार नहीं जी, ये तो होगा पठार। जा हो गई जहाँ पे पहाड़ी, हाँ के ना? नाक पकड़ के खींच दो, पर्वत। क्या हो गए? पर्वत। पर सब है जी है उच्च बच्च विभिन्न प्रकार के उच्च बच्च देखने को मिलते हैं चेहरे पर, मिल रहा है कि नहीं? समझ में आ गए जी? कहाँ है मैदान जी? कहाँ है जो 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 कहाँ है? पठार। देखो जहां से ऊंचे होगा ना, क्या होगा जी? पठार जी। और जो ऐसा लग रहा हो पूरा पूरा हो पर्वत। समझ में आया ना? क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? देखी क्या लग रहा है समझ में आया कि नहीं है? क्लियर हो गए कि नहीं? तो तुम्हारे इधर पर्वत कितने हैं? कितने हैं? कितने हैं? नींद रहे हो आप? सुबह से ही नींद रहे हो हैं? उठ के आ गए आप तो बोल लो ना अच्छे से, कितने हैं? मैं कह रहा हूँ ना कहूंगा अलग जाना ही है भाई, तो बताया कौन? देखो मैं तो अलग जाऊंगा, चला जाएगा वो तो अलग होता ही है वो तो। कितने हैं पहाड़ियां? 18., पठार और मैदान परसेंट याद रखना, भी बता दिया मैंने, ठीक है ना। आप देख रहे हैं इस तरीके के, तो ये पर्वत हो गए, ठीक है ना, ये प्लेट्यू हो गए, ये प्लेन हो गए, समुद्र हो गए। देख पा रहे हैं कि नहीं देख पा रहे हैं? हाँ कि ना? तो इस तरीके से ये समुद्र, समुद्र से लगे होते हैं क्या? मैदान। मैदान के बाद हो जाते हैं क्या? पठार। पठार के बाद हो जाते हैं पहाड़ी, और ये है पूरा का पूरा क्या? समझ में आया कि नहीं आया? ओ हाँ, अब हम देखेंगे क्या? पर्वतों के प्रकार। काय के प्रकार? पर्वतों के। तो पहला हमने देखा था पर्वतीय, तो पर्वतों के प्रकार देखेंगे, तो हिमालय का समान परिचय देखेंगे हम इसमें। सही। सबसे पहले हम देखेंगे क्या? पर्वतों के प्रकार के, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? क्या? पर्वत कितने प्रकार के होते हैं? और पर्वत में फिर देखेंगे हिमालय का समान परिचय, क्योंकि हमारे इधर ही सबसे बड़ी माउंटेन रेंज जो है वो कौन सी है? हिमालय। फिर देखेंगे हिमालय का निर्माण कैसे हुआ है, ठीक है। फिर देखेंगे हिमालय का वर्गीकरण, ठीक है ना, क्लासिफिकेशन ऑफ हिमालय। और फिर देखेंगे हिमालय के हिमनद, हिमालयन ग्लेशियर देखेंगे, कौन कौन से ग्लेशियर उपस्थित हैं काय पे? हिमालय पे। फिर देखेंगे हिमालय के प्रमुख दर्रे, फिर देखेंगे हिमालय के मुख्य शिखर। इस तरीके से पूरे के पार्ट को हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो वहां पढ़ेंगे। क्लियर हुआ?
सारा का सारा जाएगा इसमें, पूरा हिमालय पढ़ लो तो पूरे पर्वत पड़े हो जाते। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? हाँ या ना? इसी में हम स्टार्ट करेंगे पर्वतों के। पहले हम देखेंगे पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। पर्वत पढ़ रहे हैं तो पर्वत में ये पढ़ेंगे ना, पर्वत कितने प्रकार के होते हैं। तो पर्वत में देखिए बलद पर्वत मतलब फोल्डेड माउंटेन, दूसरा होता है ज्वालामुखी पर्वत वॉल्केनिक माउंटेन, तीसरा होता है ब्रंस ब्लॉक माउंटेन, और फिर होता है अवशिष्ट रेसिडुअल माउंटेन। ठीक है, तो कितने प्रकार के पर्वत होते हैं? चार। पहले मैं आपको इन चारों के बारे में बता दूंगा। जैसे ही चार पढ़ लेंगे, क्योंकि हमें हिमालय पढ़ना है तो पहला चीज आएगा ना, हिमालय कौन सा पर्वत, हिमालय किस प्रकार का पर्वत, तो पहले परिभाषा जान लें। मुझे नहीं लगता फिर मैं हिमालय के बारे में बताऊंगा आपको कि हिमालय ऐसा है, फिर तो आप ही डिसाइड कर देंगे ना। भारत में विभिन्न प्रकार के पर्वत, सतपुड़ा है हमारे साथ, विंध्याचल है, अरावली है नहीं, हिमालय है। इन्हें कौन कौन सी श्रेणी में रखेंगे, तो पहले मैं उनके पूरे पूरी श्रेणी पढ़ा दूं, टाइप पढ़ा दूं, तो अपने आप रख पाएंगे कि नहीं रख पाएंगे? हाँ या ना? नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे यहाँ से। समझ में आया सब?